अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पहले अबाउट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? पहली बात, जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वेव्स होंगी एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। ठीक है, तो उनके कॉम्बिनेशन से जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है दैट इज़ गिवन बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या कहता है ये कि अगर बहुत सारी वेव्स, दो या दो से ज़्यादा वेव्स मिल रही हैं एट अ कॉमन पॉइंट एट द सेम टाइम, then the displacement of the resultant wave is always equal to vector sum of displacements of individual waves। ठीक है, यानी जो अलग अलग वेव्स हैं जो मिल रही हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट्स का जो वेक्टर सम होगा वही रिजल्टेंट वेव की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी। ठीक है, मान लीजिए n वेव्स कहीं पे मिल रही है। ठीक है, तो आपके पास पहली वेव उसकी इक्वेशन है y1, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन y1, दूसरी की y2, तीसरी की y3, इसी तरह से n नंबर ऑफ वेव्स आर combining at the same point at the same time to give a resultant wave। तो resultant wave की जो displacement की equation होगी that is y is equal to y1 plus y2 plus dash upon so on and so forth। ठीक है, तो जो displacement of resultant wave है that is vector sum of, ये vector sum के बराबर है, vector sum of displacements of individual waves, vector sum of displacements of individual वेव्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब सिचुएशन अराइज क्या हो सकती है कि अगर हम सिंपल एग्जांपल लें दो वेव्स की, अगर दो वेव्स के सेम पोर्शंस कंबाइन हो रहे हैं या सुपर इम्पोज हो रहे हैं, यानी कि एक दूसरे पे पड़ रहे हैं दो वेव्स के सेम पोर्शन से मतलब क्या होता है, क्रस्ट पड़ेगा क्रस्ट पे या ट्रफ पड़ेगा ट्रफ पे और कंप्रेशन इज कॉम्बाइंड विद कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन इज कॉम्बाइंड विद रेयरफेक्शन, यानी कि सेम पोर्शन सुपर इम्पोज होते हैं। तो वहाँ पे उस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट वेव जो वहाँ पे होगी उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, रिजल्टेंट वेव की जो डिस्प्लेसमेंट होगी, resultant wave displacement is simply the addition of two displacements, या जितनी भी होंगी दो या दो से ज़्यादा। तो अगर सेम पोर्शंस पड़ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहे हैं तो रिजल्टेंट वेव की डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट पे सिंपली क्या होगा, दोनों डिस्प्लेसमेंट्स का एडिशन। ठीक है, अब अगर अनलाइक पोर्शंस पड़ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए क्रेस्ट पड़ रहा है ट्रफ पे या ट्रफ पड़ रहा है क्रेस्ट पे, कॉम्प्रेशन पड़ रहा है रेयरफेक्शन पे और रेयरफेक्शन पड़ रहा है कॉम्प्रेशन पे, यानी कि अनलाइक पोर्शंस सुपर इम्पोज। तो उस सिचुएशन में रिजल्टेंट वेव डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव इज सिंपली द डिफरेंस ऑफ टू। ठीक है, दो डिस्प्लेसमेंट्स को उस टाइम क्या करना है, माइनस। ठीक है, या जितनी भी होंगी वो आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, अब अगर बराबर इंटेंसिटी है, बराबर ये डिस्प्लेसमेंट्स है लेकिन अनलाइक पोर्शंस है, अपोजिट पोर्शंस है, तो उस सिचुएशन में माइनस करके डिफरेंस करके आंसर क्या आएगा, जीरो। तो उस सिचुएशन में उस पॉइंट पे रिजल्टेंट वेव की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो। ठीक है, वो तब है जब बराबर डिस्प्लेसमेंट वाले पोर्शंस लेकिन अनलाइक होंगे, एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, ठीक है, अब इसमें दो कंडीशंस हैं।
रिफ्लेक्शन आपको पता है कि मतलब यहाँ से जो इंसिडेंट वेव जाएगी वो फिर किसी सरफेस से टकरा के वापस आएगी, ठीक है। जैसे साउंड वेव्स है, साउंड वेव्स हैं, किसी क्लोज ऑडिटोरियम में आप बात कर रहे हैं या कोई भी साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है तो वो दीवारों के साथ टकरा के फिर वापस आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे सिचुएशन, दो सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज अगर वेव जा रही होगी फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। मास के हिसाब से एक मीडियम है रेयरर, दूसरा मीडियम है डेंसर, तो रेयरर से जा रही है डेंसर मीडियम में, ठीक है। डेंसर मीडियम में जो है मीडियम पार्टिकल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, रेयरर में कम होगी। तो क्या होगा, जब रेयरर मीडियम से, मान लीजिए आप ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर है, तो जब यहाँ से वेव आएगी रेयरर मीडियम से, ठीक है, ये टकराएगी डेंसर मीडियम के इंटरफेस के साथ, पहले सरफेस के साथ, तो डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखाएंगे, ठीक है, बिकॉज दे लाई इन द डेंसर मीडियम, तो वो वाइब्रेशन नहीं करेंगे। अगर वो वाइब्रेशन नहीं करेंगे तो ये जो पॉइंट है, द पॉइंट वेयर द डेंसर मीडियम स्टार्ट्स, या द पॉइंट बिटवीन रेयरर एंड डेंसर मीडियम, दिस विल बी द पॉइंट ऑफ ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। ये पॉइंट क्या होगा, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट का, पार्टिकल्स के यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। अगर ये ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट है तो इसका मतलब जब ये वेव वापस आएगी, ये यहाँ से अगर गया, यहाँ से गया ट्रफ, मान लीजिए ट्रफ इंसिडेंट हो गया, तो वहाँ से क्या वापस आएगा, क्रस्ट, ठीक है। तभी तो ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट बनेगी, जब इंस्टेंट वेव यहाँ से जाएगा एक पोर्शन और उसका अपोजिट पोर्शन आएगा वहाँ से, ठीक है। व्हेन वेव इज गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, दिस इज बिकॉज द पॉइंट where the denser medium starts या where the rarer medium meets the denser medium is the point of zero displacement। तो कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ से इंसिडेंट क्रस्ट गया तो रिफ्लेक्ट होके वो ट्रफ आएगा, ठीक है। अगर यहाँ से इंसिडेंट होके ट्रफ गया तो वो रिफ्लेक्ट होके क्रस्ट आएगा। साउंड वेव की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें, यहाँ से अगर कंप्रेशन इंसिडेंट हो गया तो वहाँ से आएगा रेयरफैक्शन। यहाँ से अगर रेयरफैक्शन टकरा गया डेंसर मीडियम के साथ तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आएगा कंप्रेशन, ठीक है। तो इसका मतलब है फेज डिफरेंस कितना हुआ। अब आप खुद देख लीजिए, एक वेव है, सपोज ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है, यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि पूरे वेव के एक साइकिल में कितना फेज चेंज होता है, 2 पाई, ठीक है। तो क्रस्ट और ट्रफ के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई, ठीक है। तो इट मीन्स दैट फॉर रिफ्लेक्शन from rarer medium to denser medium there is phase change of pi radian, phase change of pi radian, यानी कि इंसिडेंट वेव जो यहाँ से जाती है और जो रिफ्लेक्टेड वेव वहाँ से आती है, उनमें उसमें फेज रिवर्सल कितना होता है, फेज चेंज कितना होता है पाई रेडियन का, या फेज डिफरेंस कितना होता है पाई रेडियन का। ये तब है ये कंडीशन व्हेन वेव इज गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। अब अगर जा रही है डेंसर टू रेयरर मीडियम, इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, डेंसर टू रेयरर मीडियम, इसको आप फिर खुद ही वर्ड्स में लिख सकते हैं ताकि एक प्रॉपर क्वेश्चन बन जाए या नोट बन जाए, ठीक है। तो अगर वेव जा रही है डेंसर टू रेयरर मीडियम तो क्या होगा कि उस सिचुएशन में जो क्रस्ट है वो रिफ्लेक्ट होगा एज क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज क्रस्ट, उसका एंटी, एंड जो मतलब डेंसर टू ये रेयर टू डेंसर था उसका एंटी होगा, अपोजिट होगा। क्रस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज क्रस्ट एंड ट्रफ इज रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ, ठीक है। तो अगर यहाँ से क्रस्ट गया, वहाँ से भी क्रस्ट वापस आया, तो इसका मतलब है फेज चेंज नहीं होगा। तो फेज डिफरेंस कितनी होगी बिटवीन इंस्टेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव, दैट इज ज़ीरो। ये तब होगा जब वेव जाएगी डेंसर मीडियम से किस में, रेयरर मीडियम में, ठीक है। तो वहाँ से जो रिफ्लेक्टेड वेव आएगी दैट विल बी रिफ्लेक्टेड एज इट इज़। यहाँ से अगर क्रस्ट इंसिडेंट हो गया तो वापस क्रस्ट ही आएगा, यहाँ से अगर कंप्रेशन गया तो वापस कंप्रेशन ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि डेंसर टू रेयरर मीडियम जब रिफ्लेक्शन होगी
तो सिचुएशन में इंस्टेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा, 0। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन इज शोन बाय ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स। इसके लिए आप देख सकते हो साउंड वेव के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी आप देख सकते हो। और ये बात भी बताऊं कि साउंड वेव की बात जब हम कर रहे हैं तो वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या लाइट वेव्स की बात करें वहाँ पे भी एंगल ऑफ, तो रिफ्लेक्शन में जनरली एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे आर equal. Angle I is equal to angle R. That goes for all the waves, light wave, sound wave, mechanical, non-mechanical, transverse or longitudinal. That is true for all the waves. लेकिन ज़्यादा easily हम समझ सकते हैं इसको with the help of light waves and sound waves. तो next जो हमारा lecture होगा that will be based on standing waves, and that is very important lecture. Standing waves कैसे बनती हैं और standing waves होती क्या है. Okay, thank you.